नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है राजनीतिक सिद्धांत, इसका अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक हमें राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में बताएगी और राजनीतिक व्यवस्था और जो संस्थाएं, संरचनाएं हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन कराती है। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान के उस चैप्टर पर जिसमें हमें यह प्रतीत हो कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत अध्ययन है, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है, उसका क्या आइडियाज़ थे और क्या उनकी विशेषताएं। तो आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के परंपरागत राजनीति सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में। जो राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण या परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो विशेषता है उसके बारे में बात करते हैं। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण तर्क और कल्पना पर आधारित है, इस बात को हम जानते हैं। इसमें आदर्शात्मक तत्व की प्रधानता पाई जाती है। नैतिकता और राजनीतिक मूल्य इसके महत्वपूर्ण पहलू माने जाते हैं। विचारकों में जो प्लेटो हुआ करते थे, उनकी जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें जो आदर्श राज्य का जो चित्रण किया गया है उसी को हम परंपरागत राजनीति विज्ञान का आधार मानते हैं, वहाँ से हम चलते हैं। जो संत ऑगस्टाइन थे, उनकी बुक थी द सिटी ऑफ गॉड, सिटी ऑफ गॉड के माध्यम से पृथ्वी पर ईश्वर का संचालित ईश्वरीय राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। ऐसा ही हम भारत में आए तो जो हमारे मनु कौटिल्य शुक्र हैं, उनकी जो विचारधारा है, जिसमें हम प्रमुख रूप से ये माने कि राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है, जैसा कि मनु कहता है, जैसा कि शुक्र कहता है। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण आती है कि हमारे जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, उसमें जो कौटिल्य है वो भले ही रूसो, हाब्सबर्ग रूसो की तरह समझौते को महत्व मानता है, परंतु जो प्राचीन भारत में जो पहले मनु हुए थे, उन्होंने ईश्वर को माना है। वैसे ही संत ऑगस्टाइन ने कहा कि द सिटी ऑफ गॉड, ईश्वर का राज्य। यहाँ हम बात करें हेगल की, तो हेगल ने विश्व के मूल में विश्वात्मा को माना। ग्रीन ने से शाश्वत चेतना को माना, नाम दिया। फिर 20वीं सदी में कुछ महान विचारक आए जो आधुनिक विचारकों की उनको कह सकते हैं, जैसे लियो टॉल्स्टॉय हुआ, माइकल ऑक्सफोर्ड हुए, हन्ना आरेंट हुआ आदि, जिन्होंने राजनीति विज्ञान के आधुनिक अध्ययन किया। आज हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं पर। आधुनिकता की बात हम बाद में कर लेंगे। पहला है तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान में तर्क और कल्पना की उड़ान भरते हुए ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए गए जिनका राजनीतिक जीवन के यथार्थ से कुछ लेना देना नहीं। प्लेटो के आदर्श राज्य और दार्शनिक शासन की कल्पना, रूसो की सामान्य इच्छा, कांट का नैतिक प्राणी, हेगल का विश्वात्मा और ग्रीन का शाश्वत चैतन्य आदि ऐसी कुछ धारणाएं हैं जिनका महत्व केवल एक आदर्शी राज्य के रूप में होता है। अगली बात करते हैं हम नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है वो नैतिक मूल्यों पर महत्वपूर्ण बल देता था, क्योंकि हम परंपरागत राजनीति विज्ञान में उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो हमें नैतिकता पर आधारित हो, मूल्यों पर आधारित हो, जैसे कि हम कहें हमें चाहिए। जैसा कि हमारे भारतीय विचारक कहते थे। मनु की बात करें, मनु ने कहा चाहिए, राजा को ऐसा होना चाहिए, राज्य को ऐसा होना चाहिए। उसी प्रकार के परंपरागत राजनीति विज्ञान में पाश्चात्य राजनीति विचारकों ने भी चाहिए, नीड वाले शब्दों का प्रयोग किया। नैतिकता और राजनीतिक मूल्य पर विशेष बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक मूल मान्यता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाना है। ये मूल्य
सापेक्ष अध्ययन है और दार्शनिक वैचारिक दृष्टि से इनका मूल्यों, आदर्शों एवं लक्ष्यों से संबंध था। अधिकांश परंपरागत विचारक आचार शास्त्र और नैतिकता से प्रभावित रहे तथा उनकी मूलभूत धारणा है कि मूल्यों से अलग हटकर राजनीति पर विचार नहीं किया जा सकता। अगला बात करें कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययनों की प्रमुखता। परंपरागत राजनीति विज्ञान में प्रमुखता राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है तथा राजनीतिक प्रक्रिया एवं राजनीति के प्रेरक तत्वों आदि जैसा अध्ययन किया जाता है चाहिए या नहीं किया जाना है। उस समय ऐसा विश्वास प्रचलित था कि राजनीतिक जीवन की व्याख्या करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का विधि और संविधान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन पर्याप्त है। अतः राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययनों में भी व्यवहारिक पक्ष की अपेक्षा कानूनी औपचारिक पक्ष को ही प्रमुखता प्रदान प्राप्त है। डाइची, मुनरो, आंग, जिंग आदि विद्वानों द्वारा इस प्रकार के अध्ययन प्रस्तुत किए गए कानूनी औपचारिक पक्ष तक सीमित होने के कारण इन अध्ययनों की उपयोगिता बहुत अधिक सीमित थी। अगला है परंपरागत पद्धति। जो टेक्निकल यूज की जाती है, टेक्नोलॉजी उपयोग किया जाता था, वो परंपरागत थे। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख पद्धतियाँ ऐतिहासिक रही, दार्शनिक रही और कानूनी रही। यहाँ एस.पी. वर्मा के अनुसार परंपरागत राजविज्ञान की विकास की 4 अवस्थाएं ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और आदर्शात्मक, उपदेशात्मक तथा वर्णनात्मक परिभाषात्मक। ये अवस्थाएं एक दूसरे की विरोधी नहीं थी और समय समय पर एक ही युग से भिन्न प्रवृत्तियों को कम करते हुए पाते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत गणितीय परिमाण, तथ्य संग्रह, सर्वेक्षण जैसी वैज्ञानिक तकनीकों को नहीं अपनाया गया था। संकुचित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं द्वारा अपने आप को पाश्चात्य राजव्यवस्थाओं, यूरोप के देशों और अमेरिकी राजव्यवस्था के अध्ययन तक सीमित रखा गया। एशियाई, अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिकी देशों की राजव्यवस्थाओं को उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बजाय इनकी दृष्टि उदारवादी लोकतंत्र तक सीमित रही। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहा और प्रमुखता एक संकुच, संरूपण या समूह का ही इसमें अध्ययन किया गया। चिंतन में व्यक्तिनिष्ठता की तत्व की प्रधानता। परंपरागत राजनीति विज्ञान की यह विशेषता रही है कि उसके राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से प्रभावित रहे। ये विचारक तत्कालिक राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने का प्रयास करते थे। अधिकांश विचारक आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे। उन्होंने मानवीय जीवन तथा सामाजिक लक्ष्यों एवं मूल्यों की ओर ध्यान दिया। उदाहरण के लिए हम यूनानी विचारकों द्वारा नैतिक जीवन की उपलब्धि का विचार, मध्य युग के ईसाई संत दार्शनिकों का ईश्वरीय राज्य स्थापित करने का विचार तथा आदर्शवादियों के विवेक से साक्षात्कार के विचार को ले सकते हैं। इन विचारकों के विचारों को पराअनुभववादी कहा गया है। उनके विचार व्यक्तिपरक और उनकी चिंतन प्रणाली निगमनात्मक थे। यहाँ हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की विशेषताओं के बारे में बात की। अगली कक्षा में हम आपसे पुनः मुलाकात होगी और
उसमें हम ये देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के अध्ययन के बाद हम आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोणों के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी ने इस ऑनलाइन क्लासेस को सुना, आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।